खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक भवनाथ आजमगढ़। त्योहारों पर ई स्कूटी की खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। रमा हॉस्पिटल लरोली आजमगढ़, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। गोमती ग्रामीण निधि बैंक, रोजगार पाने का सुनहरा अवसर, रिक्त पदों के लिए बम्पर वैकेंसी। वुडन टच भवनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी का आज प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए आजमगढ़ में आगमन हुआ। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं में अच्छे अंक हासिल करने वाले नौजवान साथियों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे कि उनका उत्साहवर्धन हो और अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। हाल ही में प्रदेश सरकार द्वारा मदरसों के कराए गए सर्वे के सवाल पर दानिश अंसारी ने कहा कि मदरसे के सर्वे का प्रदेश के मुसलमानों ने स्वागत किया और सर्वे के दौरान सहयोग किया है। हम सभी का प्रयास है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे अच्छी शिक्षा ले, दीनी तालीम हासिल कर अपने करियर और अपने जीवन में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद ही गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार लोगों की चाहत को पूरा कर रही है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री आजम खान और भाजपा विधायक विधानसभा से सदस्यता को लेकर दोहरा मापदंड अपनाए जाने के सवाल पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा कि कहीं कोई दोहरा मापदंड अपनाया नहीं जा रहा है। सरकार समानता के साथ कानून व्यवस्था के दायरे में रहकर कार्य कर रही है। आजमगढ़ में जो हमारे नौजवान छात्र हैं जिन्होंने अपने स्कूल में अच्छे परसेंटेज हासिल किए, उनके लिए एक प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम था। जो हमारे नौजवान हैं वो शिक्षित होकर आगे बढ़ें और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम लगातार हम कर रहे हैं और हमारे प्रयास का नतीजा है। योगी सरकार ने अच्छी शिक्षा, बेहतर व्यवस्था अपने समाज में लागू किया है। आज योगी सरकार के प्रयासों से हमारा छात्र नौजवान शिक्षित होकर सशक्त हो रहा है और अपने करियर में आगे बढ़ रहा है। मदरसों को लेकर के बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि मदरसों के सर्वे को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं, फिर मदरसे जांच में फर्जी की पाए गए। इस पर आप सरकार क्या कर रही है, आप क्या कहेंगे? देखिए, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सकारात्मक तरीके से योगी सरकार ने सर्वे कराया, जिसका पूरे प्रदेश भर से सभी आम मुसलमानों ने उसमें सहयोग दिया। सबने इसकी सराहना की। सब चाहते हैं कि हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं वो अच्छी शिक्षा लें, वो दीनी तालीम भी हासिल करें और वो अच्छी शिक्षा लेकर अपने करियर में, अपने जीवन में आगे बढ़ें। और हमारी योगी सरकार भी उन्हीं के प्रयासों का, जो आम जनमानस के जो चाहत है, जो उनकी डिमांड है, उसी को पूरा करती है। आजाद साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि एक सवाल खड़ा किया जा रहा है आजम खान को लेकर के और बीजेपी विधायक की सदस्यता को लेकर के, और ये कहा जा रहा है कि दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, तो इस पर कहीं कोई दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जा रहा है। सरकार जो है समानता के साथ कानून व्यवस्था के दायरे में रह के पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। आजमगढ़ के जहानागंज कस्बे में नगर पंचायत प्रत्याशी के चुनाव प्रचार के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। शनिवार को एसपी श्री शैलेंद्र लाल ने बयान जारी करते हुए बताया कि इस तरह के कुछ और वीडियो मिले हैं जिन लोगों की पहचान हो गई है, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि अन्य लोगों की अभियान चलाकर पहचान की जा रही है। बता दें कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कुछ लोगों का वीडियो वायरल हो रहा था। शुक्रवार को वायरल हुई ये वीडियो जहानागंज कस्बे का था। इस वीडियो में एक पार्टी विशेष के झंडे के कलर का झंडा लिए हुए कुछ लोग एक गली से गुजरते हुए दिखाई दे रहे थे। इस मामले में पुलिस ने बीती शाम पप्पू खान उर्फ मुफीद आलम पुत्र हाजी मोहम्मद दरबारी निवासी इस्लामपुर कस्बा जहानागंज थाना जहानागंज आजमगढ़, मोहम्मद अफजल पुत्र इफ्तिखार अहमद निवासी बरहतिल जगदीशपुर थाना जहानागंज आजमगढ़, खुर्शीद अहमद पुत्र शिबली पहलवान निवासी पश्चिम जहानागंज कस्बा थाना जहानागंज आजमगढ़, मकसूद आलम पुत्र हाजी मोहम्मद दरबारी निवासी इस्लामपुर थाना जहानागंज आजमगढ़, अब्दुल वासिद पुत्र मोहम्मद नईम निवासी इस्लामपुर थाना जहानागंज आजमगढ़, जुबैर अहमद पुत्र मुमताज अहमद निवासी इस्लामपुर जहानागंज कस्बा थाना जहानागंज आजमगढ़ को गिरफ्तार किया। अन्य की तलाश जारी है। 3 नवंबर को दोपहर में लगभग 2 बजे एक बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया व उसमें आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 437/22 धारा 188 आईपीसी व 153 आईपीसी का कायम किया गया। इस प्रकरण में मुफीद आलम उर्फ पप्पू आलम, जो संभावित कैंडिडेट थे चेयरमैन जहानागंज के लिए, व खुर्शीद अहमद जो नारेबाजी कर रहे थे, व 4 अन्य व्यक्ति जो जुलूस में शामिल थे, उनके विरुद्ध उनकी गिरफ्तारी करी गई है व अन्य लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। उनके विरुद्ध भी जल्दी कार्रवाई की जाएगी। सर, कार्यक्रम बहुजन समाज पार्टी का था, तो बहुजन समाज पार्टी किसी नेता या पदाधिकारी का भी नाम सामने आया है? जो भी उसमें संज्ञान में आता है आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
सर धारा 144 का उल्लंघन भी था, उस पर कुछ मामला? 188 का जो मुकदमा कायम किया गया उसी के उल्लंघन का मुकदमा है 188 का जो कायम किया गया IPC में। आजमगढ़ जिले की पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। इन दोनों आरोपियों में 26 अक्टूबर को संजय राम और उसकी पत्नी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही थी। मामले की विवेचना कर रही गंभीरपुर थाने की पुलिस ने आरोपियों की तलाश की थी। पुलिस के लुटेरों से मुठभेड़ देर रात को हुई। जिले के एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि दोनों अभियुक्तों के पास से लूटा गया सामान, 4 मोबाइल, चोरी की बाइक और 2 तमंचा बरामद किया गया। आरोपियों के नाम संजय यादव और सुशील मौर्य हैं। आरोपियों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। एसपी अनुराग आर्य का कहना है कि घटना में शामिल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। गंभीरपुर पुलिस को चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि लूट से संबंधित 2 बदमाश इधर से जाने वाले हैं। सूचना पर पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को पकड़ने का प्लान बनाया। पुलिस टीम गोमाडी भट्टे की ओर जाने वाले तिराहे के पास रुककर अपराधियों के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद बख्तर की तरफ से एक मोटरसाइकिल आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार को रोकने का प्रयास किया गया तो सवार अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से मोड़कर भागने लगे। दोनों अपराधी उठकर अपने अपने पास रखे कट्टे से पुलिस पार्टी को लक्ष्य बनाकर जान से मारने की नियत से एक फायर करने लगे। पुलिस टीम द्वारा जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल होकर गिर गए। पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने स्वीकार किया कि सुबह टहलने के लिए निकलने वाली कुछ महिलाओं की चैन और मोबाइल हम लोग छीन लिया करते हैं। 26 अक्टूबर को थाना क्षेत्र गंभीरपुर में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें एक दंपत्ति से उनका मोबाइल और पर्स, जिसमें आधार कार्ड, DL वगैरह था, ये छीन लिया गया था। इस घटना का अनावरण करते हुए थाना गंभीरपुर पुलिस द्वारा आज 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों अभियुक्तों के नाम संजय यादव और सुशील मौर्य है। दोनों अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इनके पैर में गोली लगी है। दोनों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। इनके पास से लूटा गया मोबाइल, 2 तमंचा 315 बोर, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल रियलमी, 2 अन्य मोबाइल और 1 चोरी की मोटरसाइकिल ये बरामद हुआ है। इस घटना में जो भी अन्य लोग शामिल हैं उनके बारे में भी पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। जो भी लोग शामिल होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा और गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कराते हुए कठोर कार्रवाई आगे सुनिश्चित की जाएगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने पिछले 2 महीने से मुबारकपुर में गंभीर रूप से फैले डेंगू की बीमारी को लेकर जिलाधिकारी को अपना ज्ञापन सौंपा। लोगों का कहना था कि मुबारकपुर में गंभीर रूप से फैली डेंगू की बीमारी एक महामारी का रूप ले चुकी है, जबकि इस पर सीएमओ की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। सीएमओ साहब के अनुसार सिर्फ बहुत कम मरीज हैं, जबकि हम लोग रोज मरीजों से मिलते हैं। हजारों की तादाद में मरीज पूरे जिले के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। मुबारकपुर के मामले पर सीएमओ की तरफ से बहुत लापरवाही हो रही है। उन्होंने कहा है कि मुबारकपुर कस्बा बुनकर बाहुल इलाका है। यहाँ पर मुख्य रोजगार साड़ी की बुनाई है, जो कि आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर है और ऐसे में गरीब बुनकरों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना असंभव है। लगभग 30,000 से 35,000 लोग इस समय इस बीमारी से पीड़ित हैं। पार्टी का कहना था कि महामारी से बचने के लिए एक स्पेशल डॉक्टर की टीम दिल्ली से बुलाकर इस बीमारी का पता लगाया जाए और सबसे पहले मुबारकपुर कस्बे में सभी लोगों तक उचित स्वास्थ्य व्यवस्था दवा कैंप हर वार्ड में लगाया जाए। अब तक 1 या 2 वार्ड में सिर्फ 1 और 2-3 कैंप लगे हैं, जबकि मुबारकपुर में 25 वार्ड है। ये गंभीर समस्या है, इसको जनहित में ध्यान दे रखते हुए इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द बढ़िया डॉक्टरों की टीम बनाकर मुबारकपुर में हर वार्ड में दवा की व्यवस्थाएं कराएं, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल में जिस तरह से बीमारी फैली हुई है, गरीब बुनकरों द्वारा प्राइवेट इलाज कराना नामुमकिन है। जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, फर्जी जांच लिख रहे हैं, महंगी दवाइयां दे रहे हैं और इस तरह गरीब बुनकर को इलाज हो पाना बहुत ही मुश्किल है। मुबारकपुर में जो डेंगू की बीमारी है वो महामारी का रूप ले चुकी है। लोग बहुत परेशान हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं, गरीब के पास इलाज करने का पैसा तक नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि सीएमओ साहब इस चीज़ को बहुत हल्के में ले रहे हैं और जो काउंटिंग है उसको भी सही तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। तो चाह रहे हैं कि डीएम साहब इसका जो है संज्ञान लें। आपके अनुसार कितने लोग बीमार हैं? मेरे हिसाब से कम मेरी अपने लोगों की जानकारी के हिसाब से ये 25 से लेके 35,000 के बीच में लोग बीमार हैं। जी तो कह रहा है कुछ है ही नहीं, पर वही तो इसीलिए तो हम यहाँ आए ना। अगर प्रशासन में सीएमओ साहब ईमानदारी से बात करते और प्रशासन ईमानदार होता तो हमको आज यहाँ आने की ज़रूरत क्या थी। हम तो आज के आपका फेस करके ही बात करना चाहते हैं। हम डीएम साहब से ये बात बताना चाहते हैं, हम एडीएम साहब से हम लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि प्रशासन जो कह रहा है वो गलत है। हम उसी इलाके के लोगों के साथ और अपने खुद उसी इलाके से आते, तो वहाँ पे 25 से 30,000 है। हॉस्पिटल क्लिनिक फुल है, प्राइवेट अस्पताल लूट रहे हैं और गरीब के पास इलाज करने का पैसा नहीं है। प्रशासन वहाँ दौरा करके देख ले,
साफ सफाई क्या व्यवस्था है? कुछ नहीं, एकदम प्रशासन समझ लीजिए कि जीरो स्थिति पे खड़ा है। नगर पालिका भी कोई काम नहीं। अगर नगर पालिका आज ये काम की होती तो आज डेंगू की पूरे आजमगढ़ में क्यों नहीं बीमारी फैली? वो महामारी का रूप कैसे ले लिया अगर वहाँ नगर पालिका ने काम किया होता? और बहुत दिन से इस बात को उठाया जा रहा है कि सफाई का काम है, मच्छर का काम है, लेकिन नगर पालिका ने कोई एक्शन लिया होता तो आज ये हालत ना होती। समस्या वही है कि लोग ज़्यादा तादाद में आज के टाइम में हॉस्पिटल में है, बीमार हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है। हाँ, यही सब चीज़ें हैं, उसी को लेके हम आए हैं यहाँ। किस चीज़ बीमार है, क्या बीमारी है? डेंगू। प्रशासन कह रहा है डेंगू है ही नहीं वहाँ पे। तो भाई ठीक है, उनकी जांच जो आती है वो डेंगू की आती है। तो वहाँ प्रशासन जो कह रहा पूरी व्यवस्था हमारी है, हर चीज़ है। नहीं, व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था जैसी चाहिए वैसी है नहीं। इसीलिए तो ज्ञापन दिया जा रहा है कि प्रशासन एक्टिव हो उस चीज़ को लेकर। हम चाहते हैं कि साफ सफाई का ध्यान दिया जाए, उनका जो है अच्छे से अच्छा इलाज हो, बस यही हम चाहते हैं। चुनावी साल होने के बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। न तो समय से सड़कों पर झाड़ू ही लग रहा है और न ही कूड़े का उठान हो रहा है। स्कूल, कॉलेज व प्रमुख बाजारों में भी नगर पालिका प्रशासन 12 बजे तक कूड़ा नहीं उठवा पा रही है। दोपहर में कूड़ा गाड़ियां कचरा लेकर जाती हैं तो उनसे शहर भर में कूड़ा गिरता रहता है। इसके अलावा नगर पालिका की गाड़ियों से भी जाम लग रहा है। नगर पालिका की नियमावली की बात की जाए तो सुबह 10 बजे से पूर्व ही शहर की सड़कों की साफ सफाई हो जाने के साथ ही कूड़े का उठान भी हो जाना चाहिए, लेकिन अपने शहर में ऐसा नहीं है, जिसके चलते शहर में जगह जगह कूड़े का ढेर दोपहर बाद तक नजर आता है। राहुल नगर मड़िया का तो हाल ही पूरी तरह बेहाल है। यहाँ गंदगी व कूड़े का कदम कदम पर अंबार गजा पड़ा है। नगर पालिका प्रशासन ने पुरानी जेल की जमीन पर अस्थायी कूड़ा कलेक्शन पॉइंट बनाने के बाद इस बात का दावा किया था कि अब समय से कूड़ा उठा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। पुरानी जेल की जमीन पर बने अस्थायी डंपिंग ग्राउंड के पास भी काफी बुरा हाल है। दुर्गंध से राहगीरों का जीना दुश्वार कर दिया है। नगर पालिका प्रशासन की माने तो सफाई व्यवस्था गड़बड़ होने के पीछे एकमात्र कारण कर्मचारियों का वेतन समय से भुगतान नहीं होना है। शहर में सफाई व्यवस्था के लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगाए गए सफाई कर्मियों का वेतन भुगतान कई माह से नहीं हुआ, जिसके चलते उक्त कर्मचारी बिना मन का काम कर रहे हैं और नगर पालिका प्रशासन उन पर दबाव भी नहीं बना पा रहा है। अब सफाई की स्थिति ये है कि यहाँ कूड़ा जाम रहता है, आए दिन बंदर आने जाने वालों को दिक्कत पैदा हो जाती है, सफाई कूड़ा उठता नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो यहाँ नाला पड़ा हुआ है, नाला हर को जाम रहता है। नगर पालिका क्या करती है? अब नगर पालिका कभी कभार आती, 10 दिन 15 दिन पे कभी कभार दिखाई देती, ना तो रोज झाड़ू लगता है ना तो कूड़ा उठता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको तो यही चाहते हैं कि हमको सफाई चाहिए, नाला साफ हो, कूड़ा उठ जाए, झाड़ू लग जाए। फिर भी नहीं लगता है झाड़ू वाड़ू, पूरा अपने हाथ से करना पड़ता है। नगर पालिका कुछ नहीं करती है हमारी गली में, इसमें ऑफिस के बगल में, सेल्टेक्स ऑफिस के बगल में। क्या चाहते हैं आप लोग? यही साफ सफाई चाहते हैं, और क्या चाहते हैं? अब तक नगर पालिका कोई कार्य नहीं करती? नहीं कार्य कर रही है एकदम। मतलब पूरा चारों तरफ वही है, आप भी घूम के देख सकते हैं। क्या है वही गंदगी है जी। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट के सामने डॉक्टर अंबेडकर पार्क में पिछले करीब 20 दिनों से धरने पर बैठे अरोहला थाना के पारा गांव के निवासी पीड़ित परिवार के बच्चे न्याय की आस में बड़े पैमाने पर 7 नवंबर को आंदोलन के लिए कमर कस लिए हैं। धरने में बैठी किशोरी प्रिया मौर्य ने बताया कि उसके माता पिता की 14 जून 2022 को अपहरण कर हत्या कर दी गई। 16 जून को लाश मिली थी, तब से 5 महीने हो गए, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। कार्रवाई के नाम पर मात्र 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, लेकिन असली मुलजिम अभी भी पकड़ से बाहर है। मामला जब तूल पकड़ा था तब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुद उनके घर आए थे और 25 लाख रुपए आर्थिक मदद और एक सरकारी नौकरी का भरोसा देकर गए, लेकिन कोई मांग पूरी नहीं हुई। जो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई उसमें भी कोई खुलासा नहीं किया गया, जबकि पीड़ित परिवार के बच्चे एसपी से, डीएम से सभी जाकर मिले, लेकिन केवल मदद के नाम पर तारीख मिलती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब कई बार धरने पर बैठने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो 17 अक्टूबर से लगातार यहाँ धरने पर बैठे हैं। इसके बाद भी अधिकारियों के कान में जूं नहीं रेंगी, जबकि कलेक्टर के ठीक सामने धरना स्थल है, इसलिए मजबूर होकर 7 नवंबर को बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान बच्चों के समर्थन में कई संगठन भी शामिल रहेंगे। पिता की 14 जून को किडनैप करके हत्या कर दी जाती है और उनकी डेड बॉडी 16 तारीख को मिलती है। तब से आज तक 5 महीने हो गया और 5 महीने तक किसी ने कुछ नहीं किया, जबकि हम लोग एसपी सर से भी मिल चुके हैं और डीएम सर से भी मिल चुके हैं। उन्होंने बस हमें आश्वासन नहीं दिया है। किस तरीके का आश्वासन दिए थे और क्या आपको आर्थिक मदद के लिए आपको लगा?
जी, जितनी बार भी हम लोग एसपी सर से मिले हैं, डीएम सर से मिले हैं, बस यही बोलते हैं कि हाँ हम लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस हमें टाइम दीजिए, हम लोग ज़रूर काम करेंगे। लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और जो केशव प्रसाद मौर्य ने हमारे घर आके खुद बोला था कि हाँ हमारी पढ़ाई के लिए जो आर्थिक मदद होगी हम वो देंगे, उसका भी अभी तक कुछ नहीं पता है, अभी तक कुछ मिला नहीं हम लोगों को। इसमें मेन अभियुक्त जो था उसकी गिरफ्तारी वगैरह भी नहीं हुई है। सिर्फ 2 लोगों का गिरफ्तारी हुई है, बाकी जो मेन मुजरिम है वो तो सिर्फ अभी फरार ही है ना। हमको मतलब केस का खुलासा चाहिए, जितने लोग हैं सब गिरफ्तार हों। लगभग कितने दिन हो गए धरना को? 20 दिन हो गए, हम लोग 20 दिन से यहाँ हैं, तब से अभी तक तो कोई नहीं आया है। जबकि हम लोग डीएम सर के ऑफिस के सामने ठीक बैठे हैं, चाहे तो वो आ सकते हैं, वो आके कम से कम यही बोल सकते हैं कि हाँ हम लोग कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो 20 दिन से एक बार भी नहीं आए हैं। एक पम्पलेट के माध्यम से एक जो है मार्मिक अपील किए, क्या है? हम लोग 20 दिन से बैठे हैं, तो मतलब कोई कुछ कर नहीं रहा है, तो हम लोगों ने यही सोचा है कि 7 तारीख को हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे एक आंदोलन करेंगे। और उसके जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में आज तहसील लालगंज के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 208 मामले आए, जिसमें से 27 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 181 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 117, विकास के 20, पुलिस विभाग के 25, विद्युत के 10, लोक निर्माण विभाग के 5, स्वास्थ्य विभाग के 3, सिंचाई के 4, समाज कल्याण के 2 एवं अन्य के 22 मामले शामिल हैं। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दे। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा किसानों को तहसील लालगंज में गिरिराज सरसों बीज का मिनी किट वितरित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के किसान तिलहनी फसलों की अधिक से अधिक क्षेत्रफल में खेती करें। उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार द्वारा सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य विगत वर्ष से ₹400 बढ़कर ₹545 प्रति क्विंटल किया गया। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा कृषकों को सूचित किया गया कि जनपद में गेहूं के साथ साथ तिलहनी तथा दलहनी फसलें उगाने से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। इसी के साथ जिलाधिकारी द्वारा आसरा आवास योजना के अंतर्गत पात्र कुल 26 लाभार्थियों को मकान आवंटित कर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, एसडीएम लालगंज, तहसीलदार लालगंज, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर IN तिवारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सदर तहसील में एसडीएम सदर ज्ञान चंद गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व के 121, पुलिस विभाग के 15, विकास के 12, अन्य 5 मामले सहित कुल 153 शिकायती पत्र आए, जिनमें से 23 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 130 मामलों के समयबद्ध निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आजमगढ़ नगर के नरौली मोहल्ले में तमसा नदी के रबचन घाट के समीप एक व्यक्ति ने अपनी भूमि की बाउंड्री वॉल कराने के लिए सरकारी नाले को बिना किसी अधिकारी की मौजूदगी में जेसीबी लगाकर क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे नाले का पानी पास में स्थित शंकर जी मंदिर के किनारे लगने से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। नगर के नरौली मोहल्ले में स्थित कॉलोनी के पानी की निकासी के लिए नगर पालिका द्वारा वर्षों पहले एक नाले का निर्माण कराया गया था। नाला राम बच्चन पहलवान घाट के पास तमसा नदी में मिलता था। 2 दिन पूर्व आदिल नामक व्यक्ति ने नदी के समीप स्थित अपनी भूमिका की बाउंड्री वॉल कराने का नगर पालिका के नाले को जेसीबी लगाकर गिरा दिया, जिससे नाले का पानी पास में स्थित भगवान शंकर के प्राचीन मंदिर के पास जमा होने लगा, जिससे पूजा पाठ करने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी सक्षम अधिकारी की मौजूदगी में नाले को ध्वस्त करा दिया गया, जिससे कॉलोनी वासियों की पानी की निकासी में जहां समस्या आ रही है, वहीं नाले का पानी मंदिर के पास जमा होने से पूजा पाठ करने में भी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्दी नाले का निर्माण नहीं कराया गया तो आंदोलन को बाध्य होंगे। वहीं आदिल का कहना है कि उनकी भूमि से ही नाला गुजर रहा था, जिससे उन्होंने उसे गिरा दिया, लेकिन वो जल्द ही नाले का निर्माण करा देंगे। 20 साल से बहत रहा, ये तुरंत जेसीबी से तोड़वा दिया ना, आ तोड़वा के नहीं पानी है का सजी मंदिर पर ऐसे बह के जात रहा। ये गंदा पानी ले सब पूजा करे मंदिर पर चढ़त रहा। तो इनके पहले नाली बनवावे के चाहत रहे कि पहले अपन देवलिए रुनवावे लगा ना, पानी देखल जाए सब रोड खराब भगल एकदम से।
तो जाके पानी सुबेरे का लोग बंद कहीं यही नाली के पानी से आवत रहो लोग। हाँ, ये पानी गोड़ हाथ बोर के ऊपर मंदिर पर पूजा करे सब जात ला, रास्ता एकदम चौपो चौपो भर लला। तोड़ल का नाम उनकर आदि खान। आते ही एक मतलब सरकारी नाला था, नाला को तोड़ ताड़ के मतलब मंदिर की तरफ पानी आ रहा है, तो हम लोग ऑब्जेक्शन की एक नाला पहले बनवा दिए, तो नाला बनवाए नहीं है। हाँ, तो इसीलिए हम लोग को विवाद है। कैसी सरकारी नाली, कितनी पुरानी नाली है? ये कम से कम 12-14 साल पहले नाला है, तो नाला से पानी बह रहा था, अभी नाला इधर आ रहा है, तो हम लोग ऑब्जेक्शन किए मतलब नाला का पानी क्यों इधर आ रहा है, नाला क्यों तोड़े आप? सरकारी नाली तोड़ा कौन है? वो जिनकी माटी, वो बोल रहे हैं कि हमारी माटी है, वो भी तोड़े। किसकी जमीन है? आदिल नाम। आदिल, उनके पिताजी का नाम मालूम है? नहीं, हमको मालूम नहीं। आप लोग क्या चाहते हैं इस पे? हम लोग चाहते हैं मतलब उनकी अगर कागज में उनकी माटी है तो माटी ले लें, मगर ये नाला हमारा, हम लोग को नाला ठीक कर दें। नाला किधर बह रहा था? मंदिर की तरफ? मतलब क्रॉस करके उसे माटी अंदर का था। नाली किधर बहवा रहे थे जब? काली उत्तर की तरफ। बात कोई चीज़ का नहीं है, ये ज़मीन की जो है हमारे पिताजी ने प्लॉटिंग हो रही थी तो प्लॉट खरीदा हुआ था, तो वही ज़मीन को मैं घिरवाने आया था, तो मेरी ज़मीन में से नाला बना दिया गया, नाला बहा रहे थे वो रात, तो मैंने नाले को कहा मैं ये सीधा करवा के वहाँ पे पानी करवा दूंगा, जो कि मैंने खुद कहा, मैं करवा भी रहा हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसा कोई विवाद नहीं है। यहाँ के जो लोग लोकल निवासी वो विवाद बना रहे हैं, विवाद है नहीं कोई ऐसा। अच्छा बताइए, आपकी ज़मीन से आदिल, अगर आपकी ज़मीन है तो इस ज़मीन से कितनी पुरानी नाली ये गई है? सर ज़मीन से पुरानी नाली का मतलब मैं नाली कब की बनी हुई है? मैं सर एग्जैक्ट बता नहीं सकता हूँ। फिर भी आपकी ज़मीन कब की है? मेरी ज़मीन सन 96 की है। उसके पहले यानी नाली थी उसमें? उस समय नाली नहीं थी क्योंकि प्लॉट हुआ था, पूरी प्लॉट। अच्छा, तो जब नाली सरकारी बनाई जा रही थी तब आप लोग क्यों नहीं रोके उसमें? रोके नहीं, यहाँ पे कोई रहता ही नहीं था ना। अभी सरकारी संपत्ति का अगर आप लोगों ने तोड़ा है जैसे भी बुला के, तो एक बार सूचना देनी चाहिए ना कि सर हमारी जमीन में मकान बनवाना चाहता हूँ। सर उसके आदेश सब पड़ा हुआ है मेरे पास, आदेश है, सारी चीज है, सब कुछ दिया हुआ है। उसका आदेश है नाली तोड़ने का आपके पास? नाली तोड़ने का आदेश नहीं है, मैंने नाली का जो है क्या कहते हैं कि नाली इसको मैं बना के देने की बात कर रहा हूँ। नहीं, आप कर रहे हैं ना जी, लेकिन अगर ये सरकारी नाली थी तो क्या इसका, जैसे आप कह रहे हैं कि आदेश है, तो तोड़ने की आदेश था क्या आपके पास? नहीं, तोड़ने का आदेश, अब सरकारी नाली थी कि नहीं तो मुझे ये बात नहीं पता है। आपको सूचना दिए थे कि भाई हमारी जमीन से सरकारी नाली बहाई जा रही है, इसका क्या, इसको बंद कराया जाए या कुछ और मुझे जमीन मेरी दी जाए? नहीं, पहली बात तो थी कि मैं ज़मीन के लिए जा रहा था कि ज़मीन मेरी जो है, जितना प्लॉट मेरा है जो कागज़ पे मौके पे वो मेरे हवाले किया जाए। तो मैंने क्या किया कि भाई मेरे में से नाली गई थी, तो मैंने खुद इस बात को बताया कि ये नाली जो है मैं साइड से सीधी करवा के निकलवा दूंगा। यहाँ के लोगों का इल्जाम भी है कि आप नाली तोड़वा दिए, जो पानी नाली का बह के मंदिर की तरफ जा रहा था उसी से पैर लेके लोग नाली का पानी से मंदिर में जा रहे थे। सर मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं नाली तोड़वा के पानी बहा दिया। कल कुछ कार हुआ होगा, आपको ये पता था ना कि वहीं मंदिर है, लोग यहीं से जाते आते हैं, तो पहले नाली की व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। सर मैंने व्यवस्था की तो भाई, तो करने में वक्त लगता है सर। अब जैसे नाली थोड़ी सी टूटी है तो पानी बहा होगा, वही पानी आया, फिर मैंने व्यवस्था करके अभी टेम्परेरी बनाई है, इसको फिर जब होगा सही से बनवा दूंगा मैं। शनिवार को अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा और उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल स्कूल वाहन से मृत बालक के घर पर जाकर शोक संवेदना व्यक्त किया। अभिभावक महासंघ के प्रदेश सचिव गोविंद दुबे ने कहा कि नियमों के बिना पालन के स्कूल चलाए जा रहे हैं। स्कूलों के वाहन सड़कों पर फटाटा भर रहे हैं, वाहन चालक ईयरफोन लगाकर गाड़ी चला रहे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना घट रही है। जीएनपुर की घटना इसका उदाहरण है। ड्राइवर ने अगर ईयरफोन नहीं लगाया होता तो ये घटना नहीं घटी होती। उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि नियमों को ताक पर रख वाहन चलाने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाए, मृत बालक के परिजन को सहायता प्रदान की जाए एवं विद्यालय के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। कल की जीएनपुर की दुर्घटना, जो एक बच्चे अद्यांश की मौत हो जाती है, और मौत नहीं, वह एक हत्या है विद्यालय प्रबंधन द्वारा। तो मेरी ये अपील है कि उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ यह अपील करता है कि यह यातायात विभाग की, पुलिस विभाग की और विद्यालय विभाग की ये जिम्मेदारी है कि कान में लीड लगाकर ड्राइवर जो लोग चला रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त किया जाए, उनकी आजीविका छीन ली जाए, क्योंकि वह उनके पीछे कम से कम हजारों परिवार के बच्चे नौनिहाल की जिम्मेदारी उनकी होती है, और वो कान में लीड लगा के गाना सुनते रहते हैं। और जिसका सबसे बड़ा सबक कल रात में कल
अद्यांश नामक एक बच्चा जिसकी हत्या कर दी जाती है विद्यालय प्रबंधन द्वारा। और आज हम इस विद्यालय पे खड़े हैं, ताला बंद है विद्यालय पे। विद्यालय प्रबंधन का कोई भी व्यक्ति उस पीड़ित परिवार के पास अभी तक नहीं गया है। तो मेरी योगी सरकार से, केंद्र सरकार से अपील है कि तत्काल प्रभाव से इस विद्यालय की मान्यता निरस्त की जाए, इस विद्यालय की मान्यता निरस्त की जाए। और ऐसे तमाम हजारों विद्यालय हैं जो कि मानक के अनुरूप नहीं है और उनकी गाड़ियों का नंबर नहीं है, बिना वैध गाड़ी को नंबर की गाड़ियां चलती हैं, ड्राइवर बिना लाइसेंस के कान में लीड लगा के हमारे नौनिहालों की जान लेने पे आमादा है। तो ऐसे विद्यालयों को योगी सरकार से अपील है, वरना उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ ऐसी दुर्दांत घटना पे रोड पे आने पे मजबूर होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी, यहाँ के जिला प्रशासन की होगी, यहाँ के व्यवस्था। अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा के प्रदेश प्रभारी अरुण चौरसिया ने कहा कि अविलंब स्कूल की मान्यता समाप्त हो और वाहन चालक तथा स्कूल मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मृत बालक के पिता शिव कुमार चौरसिया ने मांग की है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए प्रशासन ऐसे गैर जिम्मेदार स्कूल मालिक को सजा दे। उसके बाद वो कान में लीड लगाया था, बच्चे को उतारा नहीं और पीछे एक बच्चा जो मेरा बड़ा वाला बच्चा था वो पीछे से उतर गया, जो छोटा वाला बच्चा था वो बीच के सीट में बैठा, तो अपने से सीट खोलकर पीछे की तरह आया और आगे की तरफ निकल कर आ रहा था। तब तक ये गाड़ी बढ़ा दिया और गाड़ी बढ़ाने के बाद मेरी मम्मी बैठी थी, चिल्ला रही थी भैया भैया मेरा बच्चा अभी फंसा है, लेकिन फिर भी वो गाड़ी रोका नहीं क्योंकि वो गाड़ी में लीड लगाया था। और लगाने के बाद मेरे बच्चे को आगे वाला चक्का और प्लस पीछे वाला चक्का दोनों चढ़ा दिया, मेरा बच्चा तुरंत मौत हो गई मेरी बच्चे की और गाड़ी लेकर भाग गया। तो ऐसे विद्यालयों को बंद करना चाहिए क्योंकि उसके पास ना लाइसेंस थी, ना रिपोर्ट था, कुछ भी नहीं है, ना गाड़ी का नंबर है। अब बताए हमको इंसाफ मिलना चाहिए, बस हम यही चाहेंगे स्कूल बंद हो जाए और कुछ नहीं चाहेंगे आप लोग से, बस हम यही चाहेंगे कि उसकी स्कूल बंद हो जाए और जितनी भी गैर तरीके से स्कूल चला रहे सबको बंद किया जाए। मेरी यही रिक्वेस्ट है, मेरा यही प्रार्थना। पूर्वांचल की शान रमा हॉस्पिटल नरोली आजमगढ़ में डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर खुशबू सिंह, डॉक्टर पंकज शर्मा, डॉक्टर धीरज सिंह, डॉक्टर अंकुर यादव, डॉक्टर शिवा मदान, डॉक्टर धीरज पाटिल, डॉक्टर इर्तिका अली, डॉक्टर तौहीद अहमद और डॉक्टर फराज हनफी दे रहे हैं अपनी सेवाएं। आईसीयू, आईसीसीयू, वेंटिलेटर, ब्लड बैंक, कैथ लैब, पैथोलॉजी एवं डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर नरोली आजमगढ़। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोरमाइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद इलेक्ट्रिक बाइक। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।